कि सवन का आरक्षण हो, ये हमारी मांग थी 2017 में ताल कटोरा स्टेडियम में हमने किया था, क्योंकि हम गरीब की बात करते हैं। अभी जैसे हम कहते हैं तो हम कहते हैं आपको सुनिए, हो सकता है कि बड़ा दुख लगे लोगों को। अभी दरभंगा में 2.5 वर्ष की एक बच्ची के साथ, माली के बच्ची के साथ 24 वर्ष का एक ब्राह्मण का लड़का बलात्कार किया। हमारे साथ थी एक नेत्री ये का शेड्यूल कास्ट का, वहाँ का वीडियो जो FIR किया तो यही बोली, अरे मरदूत, अगर ये किसी ब्राह्मण के लड़की के साथ अगर ये लड़का कोई करता तो आज उस गांव का क्या हालत होता, उस गांव को लोग फूंक देता, और तुम केस किए हो शेड्यूल कास्ट पे। ये पर कहने का गरज है कि लाश शर्माना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है ये एक्ट उसके लिए है जिस पर एट्रोसिटी होती है। एट्रोसिटी का जहाँ तक सवाल है कि कहीं बहुत बड़ा कोई कांड हो गया, जैसे 12 कांड हुआ, नरसंहार कांड हुआ, तो 12 में नौकरी मिली कि नहीं मिली? भतीजा भाई और इससे बाहर नहीं जाते हैं, उनको इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए हम लोग छोटा जीव हैं, इसलिए आप लोग भी पूछ लेते हैं। शायद उससे पूछते तो शायद आपको दूसरा जवाब दे देते वो लोग। चुनाव होना चाहिए। एक हिंदुस्तान ही नहीं है, देश राज्य संसार के कई एक देश कोरोना में ही चुनाव करा लिया अपने ढंग से। वैसे ही यहाँ भी सबको अच्छा समझा करके, बुझा करके, अच्छी तकनीक अपना करके चुनाव की प्रक्रिया होगी। चुनाव होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 आपको लगातार अन्य शख्सियत से मुलाकात कराकर बिहार की चुनावी सरगर्मी को जानने का प्रयास कर रहा है। आपको लगातार किस तरीके से करवट ले रहा है, चुनाव सरगर्मी क्या कह रहा है, यह लगातार आपको बता रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे नेता हैं जो गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। खास करके जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो गरीबों के लिए कई योजनाओं को खोल दिए थे, जिसके बाद इन पर कटाक्ष भी हुई और विरोध का सामना भी करना पड़ा। मुख्यमंत्री का पद भी चला गया था। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जीतनराम मांझी जी। सर, आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में। बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी लगातार तेज हो रही है, महागठबंधन से NDA में आगे हैं। देखिए, हम बचपन से या देश कहिए जमहूरियत का देश है, यहाँ जनतांत्रिक मूल्यों का जहाँ ये होता है, कदर होता है, वहाँ रहना ठीक होता है। हम कुछ दिन के लिए महागठबंधन में गए थे। हमको ऐसा लगा था कि सामाजिक न्याय के प्रणेता और अच्छे आदमी कहे जाने वाले लालू प्रसाद जी हैं, और उन्होंने बड़ी मशक्क़त से अररिया का चुनाव, जहानाबाद का उपचुनाव, इसके चलते खुशामद करके हमको उन्होंने बुलाया था। और जिन मुद्दों को लेकर हम चल रहे थे, उन मुद्दों को उन्होंने कहा था कि हम ही वेंटिलेट कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जब हम आए तो हमने देखा 2-4 ऐसे डिसीजन जो यूनिलैटरल कहा जा सकता है, एक तरफा निर्णय हुआ। इससे हम लोग आहत हुए और बार बार प्रयास करते रहे हम लोग कि आप महागठबंधन में समन्वय समिति बनाइए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के निर्णय के आलोक में ही कोई भी काम कीजिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन 6 महीना बीत गए, 2 महीना 2.5 महीना कांग्रेस ने भी अंडरटेकिंग लिया कि हम करा लेंगे, वो भी बीत गया। और इसी बीच में शायद एक बात ऐसी आई कि जो निर्णय राजद का होता है, उस निर्णय को अन्य घटक को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो वो अपना रास्ता लें। तो मैं समझता हूँ इससे अपमानजनक बात किसी भी स्वाभिमानी आदमी के लिए नहीं हो सकती है। और हम तत्क्षण उन लोगों को कहा कि अगर 15 अगस्त तक आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो निश्चित है कि हम कोई रास्ता लेंगे। और आपने देखा कि 20 अगस्त को हम महागठबंधन को अलविदा कह दिया, बाय बाय कह दिया, और फिर 30 अगस्त को हम NDA में यानी नीतीश कुमार के साथ आने का निर्णय लिया। और आने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि जनतांत्रिक मूल्यों को देखते हुए, और दूसरी बात ये भी देखा कि अगर एक तरफा काम हो रहा है वहाँ, तब तो वहाँ भ्रष्टाचार की बात आ रही है, भाई भतीजे बात की आ रही है, और ऐसे आप परिपक्व लोग हो जाते हैं जो वहाँ के बुजुर्ग या अनुभवी आदमी हैं, उनको तिरस्कृत करते हैं। आप इसी बात से जान लीजिए, आज रघुवंश बाबू दुनिया में नहीं हैं, चले गए।
हम संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन जो 40 वर्ष तक लगातार लालू जी के कंधे से कंधे मिला के चलने वाले आदमी हर दुख सुख में साथ रहता है, एक लोटा पानी निकल ही जाएगा तो क्या होगा, इस अपमान के घुट को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। और उन्होंने देखा कि 2 बार 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा, लालू जी को भी जवाब दिया, और हमको लगता है इसी घुटन में उनकी जान चली गई है। हम तो समझते हैं कि उनकी मृत्यु असामयिक हुई है, और उस मृत्यु के लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो वो लालू परिवार और लालू जी हैं। तो इस बात से और हमको अब अच्छा लगा कि हमारा निर्णय अच्छा था कि हम चले आए। और तो और भोला राय नाम करके यादव परिवार के बहुत नज़दीकी आदमी लालू जी से थे, उनके साथ हमको भी रहने का मौका मिला। 80 में विधायक वो भी थे, हम भी थे, एक बगल में ही रहते थे, और इतना लालू जी के पास उनके प्रति आसक्त थे कि जब हम लालू जी से अलग भी हो गए थे तो भी वो लालू जी की शिकायत नहीं सुनते थे हमसे। और वो आदमी आज ये कह के चल जाए कि यहाँ कोई प्रतिष्ठा नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसे दोनों आदमी को एग्जिट होने के बाद और फिर आपने देखा कि 5 या 6 MLCs लोग, 7 विधायक लोग भी उनसे छूट करके आगे आ गए हैं, तब हमको लगता है कि हम जो निर्णय लिया है वो उचित निर्णय है। हमारी ही बातों से लोग साझा करते हुए आज महागठबंधन लोग छोड़ रहे हैं, और आज हम NDA में हैं। NDA में खास करके नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उनके नीतियों से विशेष रूप में हम प्रभावित हैं, इसलिए भी कि चूँकि उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, जिस भी कारण से वो हटना पड़ा अलग चीज़ है, लेकिन आज जो भी सुख सुविधा और सहूलियत प्राप्त कर रहे हैं एक CM के रूप में ही कर रहे हैं, और ये देन नीतीश कुमार की है। इसी बात को समझते हुए महागठबंधन को छोड़ा और NDA में हम आए हैं और नीतीश जी के साथ हैं, और नीतीश जी जब NDA में भाजपा के साथ हैं तो हम भी भाजपा के साथ हैं। सर, पहले आप सिर्फ जीतनराम मांझी थे, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम पार्टी के। ऐसे में हम पार्टी कितना सीट पर लड़ेगा? देखिए, पहले ही हमने कहा कि हम जमहूरियत में विश्वास करते हैं, हम अकेले नहीं हैं। अकेले रहते तो आपको हम बोल देते हम इतना सीट पर लड़ेंगे, लेकिन अब हम जब गठबंधन में हैं और गठबंधन का जब सीट निर्णय नहीं होता तब तक ये कहना उचित नहीं है कि हम कितने सीट पर लड़ेंगे। और एक बात और है, जब हम गठबंधन में आए हैं NDA में, और ख़ास करके नीतीश के साथ, हम पूर्ण समर्पण के साथ आए हैं। हमने कहा है कि अगर हमें एक सीट भी नहीं मिले तो भी हम NDA के साथ रहेंगे और उसके लिए प्रचार करेंगे। इसलिए सीट का मामला अभी नहीं आया है सामने, आएगा उस समय देखा जाएगा, आप लोग के सामने आ जाएगी बात। सर, कयास लाया जा रहा है कि हम पार्टी जदयू में विलय हो सकता है। नहीं, ये तो कयास ख़त्म हो गया। ये चर्चाएं थी और ये शर्त रखा गया था कि आप जदयू में विलय कर दें, लेकिन हमने इस बात को नकारा और हम कहा किसी भी परिस्थिति में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है वो विलय किसी पार्टी में नहीं करेगी। हम घटक दल के रूप में काम करेंगे, और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि लेटली सही हमारी बात को उन्होंने मान ली है। सर, आप जहानाबाद चुनाव लड़े थे, उसके बाद विधायक थे, मुख्यमंत्री बने, जहानाबाद में विकास हुआ, मखदूमपुर से आप चुनाव हार गए, फिर से एक बार चर्चा है कि जीतनराम मांझी मखदूमपुर से फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज के समय में हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आज एक क्षेत्र मखदूमपुर नहीं, 3 क्षेत्र से लगातार मीटिंग करके रेजोल्यूशंस आ रहा है, हमारे पास आ रहे हैं कि आप मेरे यहाँ से लड़िए। आज मखदूमपुर में 2 जगह मीटिंग हुई, दोनों जगह हाथ उठा करके लोगों ने बताया, कहा कि आप लड़िए हम लोग साथ। 3 दिन हम इमामगंज में थे, बांके बाजार, डुमरिया, इमाम, वहाँ जहाँ भी गए वहाँ भी यही लोग कहे, एक बार सर, एक बार और आप यहाँ लड़ जाइए, हम लोग के पास जो शांति व्यवस्था कायम हुई है वो शांति बरकरार रहेगी, और नहीं तो अगर डीलिंग हुआ तो फिर यहाँ अशांति हो जाएगी। उसी प्रकार से 12 से भी लोग आ रहे हैं कि आपने यहाँ बहुत विकास का काम किया, आपके जाने के बाद कोई विकास का काम नहीं हुआ, और आप दुख सुख में आज भी साथ हैं। और बात सही है, 4 कॉन्फ्रेंसी से हम लड़े हैं, हर कॉन्फ्रेंसी में जहाँ कहीं भी छोटी मोटी बात होती है हम जाते हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं। पैरवी की बात जहाँ आती है उनकी बात को हम ही मान के नहीं चलते हैं कि वहाँ से हम हारे हुए हैं या वहाँ से जीते हुए हैं, होने लायक है काम, सबको हम उसी स्पिरिट से करते हैं। इसलिए मेरा सौभाग्य है। अब रही बात कि अकेले अगर हम रहते तो डिसीजन ले लेते कि हम कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन अब हम हैं गठबंधन में, और गठबंधन में गठबंधन के नेतागण या तो नीतीश कुमार या तो नरेंद्र मोदी जी अगर कहेंगे
कि हाँ चुनाव लड़िए, कहाँ से लड़िए, हम तैयार लड़ेंगे। और नहीं तो हम अगर व्यक्तिगत पूछते हैं तो हम चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए कि हम शुरू से ही आइडिया लगा लिया था। राजनीति में आने के पहले कोई नहीं कहता था कि राजनीति में जाइएगा तब अच्छा रहिएगा, सब कोई कहता था कि बर्बाद हो जाइएगा, आपका क्या राजनीति में है। लेकिन आए जनता का प्यार और मोहब्बत से हम जो चीज़ नहीं चाहते थे राजनीति में, माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी तक मिल गया, अब कोई बात नहीं। उसी प्रकार से उसी समय हमने निर्णय लिया था कि 75 वर्ष की उम्र तक लोगों को चुनाव की राजनीति करनी चाहिए। 75 वर्ष के बाद राज्यसभा हो जाए, विधान परिषद हो जाए या ऐसे भी रह करके काम करे, वो उचित है। चुनाव की राजनीति नहीं करना चाहिए। हम उसी पर अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि अकेले हम नहीं हैं। अगर नेताओं का मन होगा चुनाव लड़ने का, कहाँ से लड़ने का, तो फिर उनके आदेश का हम पालन करेंगे। सर, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद विधायक का चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग जो आपके चाहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि राज्यपाल बनने की क्यास है, राज्यपाल बनाने की तैयारी है, इसमें कितना सच्चाई है? नहीं, अब जो कह रहे हैं उनकी बात को हम नहीं समझते हैं, लेकिन जिस समय हम एनडीए में थे और उस समय राज्यपाल बनाने की बात हुई थी, जो बिहार से भी देखा होगा आपने कि गंगा बाबू और सत्यदेव नारायण आर्य 2 राज्यपाल बने थे। उस समय एक नाम मेरा भी था। माननीय नीतीश कुमार ने ही कहा था कि आपको राज्यपाल बनाया जा रहा था। वो जैसे ही बोले, हम छुटते कहा कि हम कोल्ड स्टोरेज में नहीं रहना चाहते हैं, हम पब्लिक क्षेत्र में रह के काम करना चाहते हैं। जब तक मेरे नज़्म में एक बूंद भी खून है, डायरेक्ट पब्लिक की सेवा में रहेंगे। राज्यपाल के पद को हम नहीं धारण कर सकते हैं, और हम जब नहीं किया तो सत्यदेव नारायण आर्य का गोटी लॉटरी खुल गई, आज वो राज्यपाल हैं। तो आज भी अगर कोई कहे हमें राज्यपाल की बात तो हम सीधे नकारेंगे, उससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा इंटरेस्ट है झोपड़ियों में बैठने का, इंटरेस्ट है खेत के आली पर बैठने का, मजदूरों के साथ काम करने का, बात करने का। हम उसी में अपना जीवन को अंतिम दर्शन कर देना चाहते हैं। सर, जदयू में या फिर एनडीए में जीतनराम मांझी का एंट्री हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद एक आ जाता है सरकार का फरमान कि अगर किसी भी दलित का हत्या होता है तो सरकारी नौकरी मिलेगा। अब लोग कहने लगे कि जीतनराम मांझी का प्रेशर में हो गया। नहीं, प्रेशर नहीं है। देखिए, अभी बातें हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत क्रियाशील और इमेजिनरी आदमी हैं। इनके दिल में जो बात आती है समाज के लिए वो करते हैं। अब कोई बात ही सामने नहीं लाएगा तो आदमी पूर्ण नहीं होता है। मुख्यमंत्री बहुत सोचते हैं, लेकिन सब बात सोच लेंगे ही कहाँ की बात है। उसी तरह से ये जो अनुश्रवण समिति की बैठक चल रही थी 4 तारीख को, SC/ST एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है 1989 का, रूल्स बना है 95 का, उसी का साल में 2 बार राज्य स्तरीय मीटिंग अनुश्रवण होती है, उसी की बैठक हो रही थी। उसी में जब एट्रोसिटी पर बात आ रही थी तो हमारी बात आई, हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का एक सेक्शन है 325 सेक्शन लगता है, जिस केस में जैसे 302 में होता है तो फांसी होती है या 20 वर्ष की सज़ा होती है, और उसी 325 है, वो सेक्शन जब लग जाता है तो उसके विक्टिम को, यानी जो परिवार मारे गए हों, जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ हो, उनको राहत के रूप में भारत सरकार का एक्ट है कि नौकरी देना है, पेंशन पहले देना है, और उसके बाद अगर नौकरी नियोजन नहीं दिए तो खेती खरीद करके खेती करने के लिए देना है, या फिर उसके बाद उनके बाल बच्चों को देना है रेजिडेंशियल विद्यालय में एजुकेशन। ये सारे प्रावधान है। इस चीज़ को मान्यवर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? जब आप ही के मंत्रिमंडल में, हमने मुख्यमंत्री को कह रहे थे कि आप ही के मंत्रिमंडल में जब हम वेलफेयर मिनिस्टर थे तो भागलपुर में 11 लोगों को क्लास 4 की नौकरी दी थी, नर्मदेश्वर लाल कलेक्टर थे, और फिर राजगीर में एक नट की बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था, उसको हमने नौकरी दी है और वो मुरारी हाई स्कूल में टीचर है। तो फिर अब क्यों नहीं हो रहा है? इस पर माननीय मुख्यमंत्री बहुत गुस्सा में आए लोगों के साथ कि आखिर कैसे नहीं हुआ, और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि जो इस सेक्शन के विक्टिम रहेंगे वैसे परिवार को
निश्चित रूप में नौकरी मिलेगी। तो इसलिए माननीय सर, तो मुख्यमंत्री सरकार सुरक्षा क्यों नहीं देती है? आखिर स्वर्ण की अगर हत्या होती है, जैसा कि तेजस्वी ने कटाक्ष भी किया है कि अगर स्वर्ण की हत्या होती है तो उसके परिवार को कौन देखेंगे? जब आप चुनाव में जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, तो स्वर्ण पूछेंगे ना सर कि आखिर दलित को नौकरी और स्वर्ण को क्यों नहीं नौकरी? उसके परिवार को कौन देखेगा? देखिए, थोथी दलील है। एगो करोड़पति है, एक सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न है, उसके साथ अगर कोई होगा तो वो मानेगा, उस सरकार के नज़दीक हाथ फैलेगा कि हमको आप आशीर्वाद दीजिए, हमको ये कीजिए। अभी जैसे हम कहते हैं तो हम कहते हैं, आपको ये सुनिए, हो सकता है कि बड़ा दुख लगे लोगों को। अभी दरभंगा में 2.5 वर्ष की एक बच्ची के साथ, माली के बच्ची के साथ 24 वर्ष का एक ब्राह्मण का लड़का बलात्कार किया। हमारे साथ थी एक नेत्री ये का शेड्यूल कास्ट का, वहाँ का वीडियो जो FIR किया तो यही बोली, अरे मरदूत, अगर ये किसी ब्राह्मण के लड़की के साथ अगर ये लड़का कोई करता तो आज उस गांव का क्या हालत होता, उस गांव को लोग फूंक देता। और तुम केस किए हो शेड्यूल कास्ट पे। ये पर कहने का गरज है कि लाश शर्माना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है ये एक्ट उसके लिए है जिस पर एट्रोसिटी होती है। एट्रोसिटी का जहाँ तक सवाल है कि कहीं बहुत बड़ा कोई कांड हो गया, जैसे 12 कांड हुआ, नरसंहार कांड हुआ, तो 12 में नौकरी मिली कि नहीं मिली। लेकिन हाँ, अब हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सेक्शन 325 है, अगर उसका कोई विक्टिम हो जाते हैं तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन वैसा केस तो होता नहीं, प्रायः शेड्यूल कास्ट के साथ होता है, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ होता है। इसलिए सेंट्रल एक्ट ही है। अगर बात भी करनी है आपका, अगर लोग कहते हैं या तेजस्वी जी बोले तो थोड़ी दलील है। नीतीश कुमार से नालंदा से एक ऐसी खबर निकल कर आई सर कि परिवार वालों ने ही हत्या कर दिया कि नौकरी मिल जाएगा। आज 3 दिन पहले की ये खबर। एक अलग केस है। हम लोग भी जानते हैं कि जिनके बाप रिटायर होने वाले हैं तो साल के अंदर बेटा मार देता है। यही कौन ही कोई बात है, कोई क्वेश्चन है? ऐसा होता है। लेकिन एट्रोसिटी में, जिस पर एट्रोसिटी होती है उसके लिए ही सेंट्रल एक्ट है। अगर किसी को कुछ कहना है तो भारत सरकार से कहे। बिहार सरकार ने तो खाली अनुपालन किया है, ये कहने की कौन ज़रूरत है? अगर कहता है तो थोड़ी दलील है। आरजेडी का आरोप है सर कि जीतनराम मांझी अपने परिवार के हित के लिए, निजी हित के लिए पार्टी बदलते हैं। राजद में आए थे बेटा को भेजने के लिए, फिर सीट कम मिल रहा था, सीट ज़्यादा के लिए वो फिर से जेडीयू में गठबंधन। आप लोग कहते हैं ये सब गलत बात है। कुलसित मत से मानसिकता का मामला है। जीतन मांझी का बेटा संतोष कुमार कोई 7वां पास है, 8वां पास है, उसका क्रेडेंशियल आप जानिए तो 10 वर्ष यूनिसेफ में रह करके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहा है। आज MA है, PhD है, नेट है, गया कॉलेज में प्रोफेसर है। और उसको जीतन मांझी अररिया में सीट जिता दिया और यहाँ जहाँ 16,000 वोट से जीते थे 36,000 वोट से जीते। इसके लिए खुशामद में अगर उसको MLC बना दिए तो बड़ा उपकार की बात नहीं किए हैं। और हम महागठबंधन में गए थे, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था कि हमारा बेटा को आप MLC बनाइएगा तब हमें करें। उन्होंने हमारे पास एप्लीकेशन दिया और 50 लोगों से कहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए ये बात। दूसरी बात कि जीतन मांझी का एक बेटा आया है, नाती पोता बेटी दामाद नन आया है। आज एक है हमारा देश में मंत्री जिनके सब कोई हैं, तो उनके बारे में तो कोई नहीं बोल रहा है। उनको ही बोलना चाहिए, लेकिन उनको कोई नहीं बोल रहा है। आज इस शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के बारे में हमने कहा कि जिस प्रकार से अम्बेडकर साहब 1956 में हिंदू कोड बिल लाए थे और उसकी बात को नहीं मानी गई तो एक दिन भी पाए नहीं रहे थे कैबिनेट में, वो रिजाइन कर दिए थे। आज ही बड़े आदमी को शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जब सुधार संशोधन पेश किया और उसके लिए समूचे देश के दलित 2 अप्रैल 18 को सड़क पर आ गया था और वो कहते थे लोग लुच्चे लफंगे लोग बैठे हुए हैं। और ये तो धन्यवाद देते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को कि जनता की आवाज़ को सुना और उन्होंने 1989 के एक्ट को बरकरार रखने का पार्लियामेंट में एक सुधार लाया, लेजिस्लेशन पास किया। इसलिए वो सुन रहा, नहीं तो उसमें ये नेता जो हमारे लोग हैं उनका कोई योगदान नहीं। एक मांग है और हम अब आए हैं, नरेंद्र मोदी जी को कहेंगे, नीतीश कुमार जी को भी कहेंगे कि जिस प्रकार से सवर्ण आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में डाल करके बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि सवर्ण का आरक्षण हो, ये हमारी मांग थी 2017 में ताल कटोरा स्टेडियम में हमने किया था, क्योंकि हम गरीब की बात करते हैं। उसी प्रकार से इसमें हम कहेंगे कि इस एक्ट को भी आप संविधान के 9वीं सूची में डालें, जिसके लिए वो महान आदमी जो बेटा, भतीजा, भाई,
और इससे बाहर नहीं जाते हैं, उनको इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए हम लोग छोटा जीव हैं, इसलिए आप लोग भी पूछ लेते हैं। शायद उससे पूछते तो शायद आपको दूसरा जवाब दे देते वो लोग। सर आखिरी सवाल, जीतनराम मांझी जिस काम को अधूरा छोड़ के गए थे, सरकार में लौटने के बाद पूरा करेंगे या फिर निश्चित रूप में जो हमारा निर्णय था, आज ही मखदूमपुर के किसानों ने हमसे कहा कि सर आप किसान को बोनस दिए थे 300 रुपया, 200 रुपया मैक्सिमम था दूसरे राज्यों में, लेकिन आप 300 दिया था जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा था। और उस साल 22 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का टारगेट था और 21.5 लाख मेट्रिक टन धान खरीदाया था। उसमें हम लोग कहा था कि वो जो 27% नमी होने के चलते धान काटता है किसान, तो लोग नहीं लेता था। वो नमी 20% या उससे नीचे हो तब धान बिकता था। इस बीच में हमारे किसान औने पौने में धान बेच देता था, उसको साथ क्या कहते हैं, बच्चों को ट्यूशन देने के लिए, खाद लेने के लिए या और काम के लिए पैसा होता था, और वो 20% मॉइस्चर आने का प्रतीक्षा करता, मतलब कि फरवरी मार्च चल जाता। इसीलिए हमने कहा था कि जिस दिन काटे किसान दूसरा दिन आप धान लीजिए, लेकिन 1 क्विंटल धान में 5 किलो धान आप ज़्यादा लीजिए और उसके बाद 300 रुपया बोनस दीजिए। 21.5 लाख टन मेट्रिक टन वो धान खरीद हुई थी। उसके बाद हमको नहीं पता था, आज यहाँ क्या कहते हैं छरियारी की धुरियारी में कहाँ गए थे मैडम, वहाँ हमको लोग कहा, हमको अच्छा लगा, हम माननीय मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा करेंगे कि आप किसान के लिए और राज्य के लिए इतना आप इच्छुक हैं और इतना काम करते हैं, इस चीज़ को आप कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब जो अच्छा काम हम लोग किया था, जो अधूरा है, इनके साथ रह करके वो काम को पूरा कराने का निश्चित प्रयास करेंगे। सर कोरोना में जिस तरीके से लगातार ये हुआ, उसके बाद सर अब क्या लगता है, चुनाव में जाने पर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? नहीं, हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि कोरोना में अगर हो तो चुनाव होना चाहिए। एक हिंदुस्तान ही नहीं है, देश राज्य संसार के कई एक देश कोरोना में ही चुनाव करा लिया अपने ढंग से। वैसे ही यहाँ भी सबको अच्छा समझा करके, बुझा करके, अच्छी तकनीक अपना करके चुनाव की प्रक्रिया होगी। चुनाव होना चाहिए और कोरोना से बचने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए जो सतर्कता सरकार बता रही है, या अपने को भी सतर्क रहना चाहिए। और उस हालत में भी सब काम आज शुरू हो रहा है, होना भी चाहिए। कोरोना के चलते, लॉकडाउन होने के चलते बहुत तबाही हो गई थी, बहुत आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग विपन्न हो रहे थे, बहुत किसान मर रहे थे, मजदूर को रोज़गार नहीं मिल रहा था। आज जो भी हो, मोर्टेलिटी अगर सोचते हैं तो 3% से ज़्यादा नहीं है, बहुत से बीमारियों में 9-10% होता है। तो वैसी परिस्थिति में कोरोना का इतना बड़ा भय दिखला करके सारी आर्थिक क्रियाओं को आप रोक दीजिएगा, राजनीतिक क्रियाओं को आप रोक दीजिएगा, वो उचित नहीं है। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय कि ठीक समय पर चुनाव कराएंगे अच्छा निर्णय है। और इसमें आपके माध्यम से हम सभी मतदाताओं से अनुरोध करेंगे कि जिनका मतदान के मतदाता सूची में नाम नहीं है, मतदाता सूची में नाम जुड़ावें और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का निर्देश हो उस आधार पर आप अधिक से अधिक में वोट दें। और फिर ये भी कहना चाहते हैं हम लोगों से कि जो स्वास्थ्य विभाग का निर्देश है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना, ये सब करना चाहिए। ये हमारी पुरानी बात है, जब हमारे यहाँ अतिथि आते थे 1 लोटा पानी दिया जाता था हाथ और गोड़ धोने के लिए, वही तो आज कहा जा रहा है, दूसरी बात कहाँ जा रहा है। और फिर जो गरीब है, मेहनत कश है, उनका इम्यूनिटी इतना ज़्यादा है कि कोरोना उनके नज़दीक नहीं फटेगा। अभी प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं कि इनके इंस्टीट्यूट में 500 या 700 लोगों को कोरोना टेस्ट हुआ, एक भी पॉजिटिव नहीं निकला। लेकिन सारे लोग परेशान हैं सर, क्योंकि स्कूल बंद है सर, बच्चे नहीं आ रहे हैं। वो परेशानी तो है, शुरू हैवक फैला गया है, लेकिन अब धीरे धीरे बात आ रही है। आप जान रहे हैं कि 20 सितंबर से क्लासेज भी शुरू होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ ठीक है, धन्यवाद। ये हमारे साथ जीतनराम मांझी थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जहानाबाद और पूरे बिहार में विकास की गंगा बहा दिए थे। जितना दिन मुख्यमंत्री रहे काम ही काम सिर्फ दिखाई दे रहा था। उसके बाद अब फिर से एनडीए में वापस हुआ है और एक कयास जो लगाया जा रहा था कि एनडीए में वापसी के तुरंत बाद महादलित की हत्या पर नौकरी की बात जीतनराम मांझी उठाए हैं, उस पर इन्होंने मोहर लगाया है और कहा है कि हाँ, हमने इस बात को मुख्यमंत्री के सामने जरूर रखा था। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव 7।